एवरीवन। देखिए आज वापस से हम लोग अपनी पॉलिटी का जो बेसिकली सेगमेंट हमारा बाकी रहता है, ठीक उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द क्लॉजेज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अंदर सबसे पहले जो हमको चीज़ दिखती है दैट इज सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट। तो लास्ट ईयर इट वॉज इन न्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। नाउ व्हाट डज इट से? अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, तो इसके बारे में यू माइट हैव गॉन थ्रू अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में। तो दिस इज नॉट अवर करंट अफेयर्स पोर्शन, व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद। अच्छा देखिए, ये जो सिटीजनशिप वाला मामला है ना, ये सेक्शन 6A ऐसा कुछ बेसिकली न्यूज में था। तो इससे रिलेटेड सिटीजनशिप का अपना जो एक्ट है उसको थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करके रखेंगे, है ना। 1955 का जो प्रिंसिपल एक्ट है और उसके बाद का जो फर्दर हमको अमेंडमेंट मिले हैं 2019 के अंदर भी देयर वाज एन अमेंडमेंट, है ना। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एंड ये जो सेक्शन 6A है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिकली बोलता गया है, ये पहली बात 1985 का जो अमेंडमेंट है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, है ना, 1985 में जो अमेंडमेंट हुआ था कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है ना। एंड उसके अलावा जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है किसके बीच में, जो असम अकॉर्ड हुआ था। अब आपने असम अकॉर्ड के बारे में आपने स्टैटिक पोर्शन में बेसिकली पढ़ा होगा, राइट। तो असम मूवमेंट जो उस टाइम पे चला था, वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन थी एंड अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसके बीच में देयर वाज एन अकॉर्ड एंड इन बिटवीन देयर वाज असम गवर्नमेंट एज वेल। तो उनके बीच में देयर वाज एन अकॉर्ड साइन, ठीक है। ऐसा कुछ बेसिकली सिग्नेचर वहाँ पे हुए थे, सेटलमेंट हुआ था दैट कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग बेसिकली माना जाएगा कि हाँ वहाँ के जो नागरिक हैं, सॉरी वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। अल्टीमेटली देयर वाज अ डेमोग्राफिक चेंज इन ओवरऑल, हमको दिखता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से वो असम अकॉर्ड को कुछ ऐसा फ्रेम करा गया था। अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर बेसिकली है क्या, ये बोलता है कि जो सिटीजन है ना ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, वहां गए थे और वहां से आए थे, किस टाइम पीरियड के बीच की बात करता है, 1 Jan 1966 टू 24 मार्च 1971। तो इस टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर आफ्टर डेट ऑफ डिटेक्शन एज द फॉरनर, ठीक। तो इस टाइम पीरियड के पहले की बात करता है। अगर इस बीच में बेसिकली कोई आया हुआ है उसको फॉरनर ही बेसिकली माना जाएगा, है ना। एंड अदरवाइज द रेस्ट विल बी काउंटेड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 2019 के अंदर वापस से इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, है ना। 1955 के एक्ट को वापस से री अमेंड करा गया। तो ये हमको देखने को मिलता है कि हाँ सेक्शन 6A जो है वो न्यूज़ में था लास्ट ईयर। तो इसी वजह से जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में एक बार आप देख लेंगे, है ना। कुछ रूल्स को भी 2024 के अंदर इसका कुछ अमेंड करा गया था। तो कौन कौन से रूल थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा रूल्स को अमेंड करा गया 2009 के बेसिकली जो रूल थे, राइट। एंड उन नोटिफाई ऐसा कुछ कर रहा है, नोटिफाई सिटीजनशिप रूल एज 2024 टू इन्फोर्स द अमेंडमेंट ऑफ 2019। तो 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके इन्फोर्समेंट के लिए, उसके लागू होने के लिए, है ना, ग्राउंड लेवल पे उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए इन रूल्स को लागू करने की बात की जा रही है। तो ये रूल्स थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते थे, राइट। तो अगेन यू कैन गो थ्रू इट। एक कैंसलेशन ऑफ OCI दैट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा भी कुछ हमको देखने को मिलता है। तो ये OCI क्या होता है, OCI कार्ड होल्डर कौन होते हैं, NRI और OCI के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या OCI से रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं उनको आपको एक बार थोड़ा जो है गो थ्रू करना है। सो दैट इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। तो OCI भी लास्ट ईयर कुछ न्यूज़ में रहा, है ना। तो उसके बारे में भी आपको एक बार देखना है। OCI अगेन स्कीम जो है वो 1955 के एक्ट से बेसिकली आती है। 2005 के अंदर इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, है ना। एंड फिर PIO दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI को क्लब करके एक ही यूनिट बना दिया गया, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे देश के अंदर दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या नॉट इंडियन रेजिडेंट, और दूसरे होते हैं OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे दैट OCIs आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। इनके पास सिटीजनशिप होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। क्या NRI सिटीजन हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। तो इसी भी यहाँ पे वोटिंग के बारे में कभी कभी वो पूछ लेता है, वोटिंग का राइट होता है, बिल्कुल होता है। वोटिंग का राइट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे वोटिंग का राइट नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्विजिशन हो सकता है, येस दे कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप इस कुछ को समझते हुए चलेंगे। एंड फर्दर जितने सारे जो ग्राउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीज़ा का बेसिकली सॉरी जो पासपोर्ट एंड वीज़ा का जो वीज़ा फ्री, दे कैन मूव एनी टाइम, दे कैन कम एंड दे कैन गो, बट दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ, है ना। वीज़ा का हालांकि इनको भी जो है ऑन अराइवल मिल जाता है, बट दे हैव टू रजिस्टर वेन एवर दे आर कमिंग, वेन एवर दे आर एंटरिंग टू कंट्री एंड वेन एवर दे आर एग्जिटिंग। तो ये सारी क्लॉजेज हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में आप एक बार जानेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, है ना,
जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, फॉरेन नेशनल हैं, वो OCI के लिए एलिजिबल हैं, रेस्ट तुम्हारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वो नहीं है। इतना हमको बेसिकली जानना था। तो यहाँ पे लिख रखा है मल्टीपल एंट्रीज अलाउड, राइट, इक्वलिटी विद द NRI, कुछ फाइनेंशियल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक अफेयर में ये बेसिकली NRI के लगभग बराबर अपना प्रिविलेजेस को होल्ड करते हैं। देन ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आपने जितना स्टैटिक में कर रखा है, आपके टीचर्स ने जितना करवा रखा है, जस्ट रिवाइज ऑल दो सेगमेंट्स ओनली, राइट। Coming to next of our news, that is reservation and affirmative action. Affirmative action is nothing but the reservation, that is the positive discrimination जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी कि US के अंदर ऐसा कुछ हमको देखने को मिला कि भाई दैट यूनाइटेड स्टेट ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, बैन कर दिया है जो डाइवर्स प्रोग्राम वहाँ पे चलाए जा रहे थे, है ना, मल्टीपल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मल्टीपल बैकग्राउंड के लोगों को ध्यान में रखते हुए कैंपस के अंदर जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम चलाए थे उनको बेसिकली नाउ इट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन का मतलब और कुछ नहीं है, दैट इज गिविंग दैट ऐसे कुछ प्रोविजंस बेसिकली बनाना, है ना, ट्राइंग टू मेक सर्टेन प्रोविजंस विच आर बेनिफिशियल टू ऑल द सेक्शन, और मेनली जो बेसिकली आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके फेवर में बेसिकली होंगे, है ना, एंड एजुकेशनल टर्म में हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने के टर्म में हो सकते हैं। तो ये सारी की चीज़ें क्या होती है? अफर्मेटिव एक्शन होता है। हमारे देश के अंदर किस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमको पता है कि हमारे देश में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 बेसिकली ऐसा कुछ बोलता है दैट देयर शिल बी रिविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर ST SC एंड अदर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है कि हाँ वहाँ के अंदर वहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि सिविल राइट्स एक्ट इज देयर 1964 का, जो इसको लीगल बैकिंग कुछ प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक बार इसको भी गो थ्रू करना है कि दैट व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन एंड व्हाट आर द क्लॉज और आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू इट, राइट। कम टू सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। नाउ सब क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलती है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो तुम्हारे मोस्ट वल्नरेबल है उनको देखने की बात की जा रही है। तो देयर वाज अ केस रिलेटेड टू इट, दैट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एंड अदर वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर केसेस। तो दिस इज द केस, है ना, विच वाज देयर इन न्यूज। तो इसमें हुआ क्या था कि इसमें एक सेपरेट कोटा परमिट करा गया, है ना, फॉर द जो बैकवर्ड और ज़्यादा मतलब प्रिमिटिवली या मोर बैकवर्ड, दे आर मोर बैकवर्ड विद इन SC कैटेगरी। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर भी देयर वाज सब कैटेगराइजेशन कि इतने लेवल तक तो लोग जो हैं दे आर मार्जिनलाइज्ड, बट इससे भी जो नीचे बेसिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, सो देयर विल बी सर्टेन स्पेशल प्रोविजन जो उनके लिए बेसिकली बनाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ एक केस के अंदर हमको देखने को मिला। तो जजमेंट के क्या हाईलाइट थे कि ऐसा कुछ बोला गया कि आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के अंदर ऐसा कुछ जो है नोटिफाई करा जाएगा दैट जो हेट्रोजेनस ग्रुप है, राइट, तो उनको ऐसे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने की बेसिकली बात करता है, या उनको बेसिकली उनके बैकवर्डनेस को बेसिकली रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू शुड बी रिमेंबरिंग। आर्टिकल 341 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे किसी कास्ट को, कर सकते हैं किसी कास्ट को, रेस को, ट्राइब को अंडर शेड्यूल कास्ट, राइट, एज अ शेड्यूल कास्ट फॉर एनी स्टेट और यूटीज। तो ये आर्टिकल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस आर्टिकल वॉज देयर इन न्यूज। तो अल्टीमेटली ये हमको देखने को मिलता है। आर्टिकल 341 क्लॉज 2 क्या बोलता है, राइट, कि अगर हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं अंडर सर्टेन कास्ट, दैट इज अगर SC के अंदर ये भी सब कैटेगराइजेशन हुआ है, सो दैट विल नॉट वायलेट अंडर आर्टिकल 141 क्लॉज 1। तो ऐसा आर्टिकल 142 क्लॉज 2 बोलता है। क्यों? बिकॉज द कास्ट आर नॉट एज पर द इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट से अंदर बाहर नहीं कराया हुआ है। लिस्ट के अंदर जो बेसिकली कास्ट थी उन्हीं को बेसिकली एक डिफरेंट सेगमेंट में, एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में बेसिकली डाल दिया है, एक सब कैटेगराइजेशन का कर दिया है। सो दैट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 141 क्लॉज 2 क्या बोलता है, दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है ST SC और द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन और द अफर्मेटिव एक्शन, कौन बेसिकली हमारे देश के अंदर नोटिफाई कर रहा है, कौन बना रहा है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2, ये आपके दिमाग में उस टाइम पे चमक जाना चाहिए कि पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकती है पार्लियामेंट, है ना, किसी भी कास्ट को, किसी भी रेस को, किसी भी ट्राइब को SC की लिस्ट से बाहर भी कर सकती है, अंदर भी डाल सकती है ना, एक लॉ पास करके। एंड अल्टीमेटली दिस विल बी लेटर ऑन स्टेजेस shall be notified by President of India. That is ultimately the provision is, right.
तो ये सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन का स्कोप है, यू कैन गो थ्रू इट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सब्सटेंटिव प्रोविजन से रिलेटेड क्या क्या हैं ये आप एक बार जो है देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज the thing related, तो there are the two cases like Indira Sahni versus Union of India case, that was 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that there shall be a cap of 50%, है ना, that reservation, the provision of the reservation or the provision for all the classes, caste, race, overall basically reservation, that should not cross 50% of benchmark, right? तो 50% का basically there was a cap, दो इंदिरा साहनी जजमेंट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और जो क्रीमी लेयर है, राइट, तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग दिस रिजर्वेशन। देयर वाज अनदर 2004 का बेसिकली वी हैव केस लाइक ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, राइट। आई अपोलोजाइज फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें क्या बोला, आर्टिकल 341 क्लॉज 2 ये बोलता है कि दैट इज एक्सक्लूसिवली जो बेसिकली पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि एससी या ये जो कैटेगराइजेशन अंडर reservation, that power rests with parliament only, that is an exclusive privilege or the right of parliament as per article 341 clause 2। तो ऐसा बेसिकली बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सो दीज आर द टू केसेस रिलेटेड टू this sub categorization or the categorization of SCs into the list of reservation. There is another judgment of 2018 which is the latest judgment that you should be remembering this particular judgment, that Jarnail Singh versus लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का बेसिकली देयर इज दिस जजमेंट इज। इसमें क्या बोला कि अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अंडर आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342 डज नॉट टिंकर विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट, राइट। तो ऐसा कुछ बोला कि आर्टिकल 341 342 ये बेसिकली प्रेसिडेंट की जो लिस्ट है उसको बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कर रहा, राइट, क्रॉसवर्ड बेसिकली नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ हमारे पास था कि जो चीज़ें रिलेटेड है हमारे रिजर्वेशन, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है। पहली बात, अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज हमारे देश के अंदर है। दूसरा हमने बेसिकली देखा तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4 इज देयर, राइट। फिर हमने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन हुआ है पंजाब के कुछ इलाकों में, तो आर्टिकल 341 क्लॉज 1 आर्टिकल 342 क्लॉज 2 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कुछ जजमेंट हमने देखे थे, इंदिरा साहनी जजमेंट हमने देखा। देन फर्दर हमारे पास 2018 का भी जजमेंट है, राइट। तो जर्नैल सिंह वाला जजमेंट हमारे पास है ना, उसमें ओबीसी क्रीमी लेयर से रिलेटेड कुछ बेसिकली बोल रहा है। एंड सिमिलरली हमारे पास ईवी दैट इज चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस इज आल्सो देयर ऑफ 2018 सो 2004 व्हिच यू शुड आल्सो बी रिमेंबरिंग अबाउट। देन कमिंग टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक बेसिकली हॉट मुद्दा हमारे पास हमको देखने को मिलता है लास्ट कई सालों से। बेसिकली ये एक जो है मुद्दा बेसिकली जो उभर के आ रहा है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसकी बात करें तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके आर्टिकल 44 की अगर आप बात करेंगे तो वो बात करता है दैट स्टेट शैल एंडेवर दैट एवरी स्टेट, राइट, या कंट्री के अंदर भी दैट देयर शैल बी प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका क्या बैकिंग है, कहाँ से इसका जेनेसिस है, उसको आप एक बार देखते हुए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से रिलेटेड क्या क्या है उसको आप देखते हुए जाएंगे, है ना। तो दिस वाज द न्यूज़, सो सर्टेनली यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। हमारे देश के अंदर कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, राइट, तो जो यूनिफॉर्म बेसिकली सिविल कोड के या यूनिफॉर्म जिन में यूनिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलती है। जैसे आपने आईपीसी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जो आज के टाइम पे भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा कुछ आपको ध्यान में रखना है, कुछ एक्ट्स को, ऐसे प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर देयर इज ऑलरेडी अ स्टेट विच इज वेयर दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड और द प्रोविजंस रिलेटेड टू इट हैव ऑलरेडी बीन मेड और दे आर इन रनिंग, तो दैट इज द गोवा। और रिसेंटली अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल बेसिकली लाया गया था उत्तराखंड के अंदर, स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर, विच इज़ नॉट नाउ इम्प्लीमेंटेड, बट हाँ ऐसा कुछ बेसिकली कोशिश की जा चुकी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे न्यूज़ में बेसिकली बनी रहती हैं, तो आपको जो देखते हुए चलना है। कमिंग टू नेक्स्ट ऑफ अवर प्रोविजन दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है। नाउ व्हाट इज दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? पहली बात कि ये बोलता है कि 1947 के मतलब पार्टीशन के टाइम पे जो मॉन्यूमेंट जिस जगह पे थे वो उसी जगह पे रहेंगे, उनका कोई ब्रीच नहीं होगा, उनको कोई तोड़ा नहीं जाएगा, कोई एक्सचेंज नहीं करा जाएगा। सो दैट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करता है। देखिए इसमें देयर वाज एन एक्सेप्शन, तो हमारा जो राम मंदिर वाला जो हमारा मुद्दा था, देयर वाज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज देयर इन न्यूज़, तो ऐसा कुछ बेसिकली बोला
दैट सबऑर्डिनेट सुप्रीम कोर्ट हैज बार्ड द सिविल कोर्ट्स, है ना, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करा नेशन वाइड, पूरे देश के अंदर ऐसा कुछ कर रहा है, फ्रॉम रजिस्टरिंग न्यू सूट्स और द चैलेंजेस ओनिंग टू द ओनरशिप ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ऑर्डरिंग द सर्वे ऑफ द डिस्प्यूट टू द रिलीजियस साइड अंटिल फर्दर नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जितने सारे सिविल कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जो हैं, तो उनको बेसिकली या ट्राइब्यूनल्स वगैरह जो हैं उनको ये बोला है दैट कि वो कोई भी ऐसा केस अब रजिस्टर अपने पास नहीं करेंगे अगले सुनवाई तक या अगले सुप्रीम कोर्ट के नोटिस तक, जो रिलेटेड हैं हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, या फिर जो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ थी पहले यहाँ पे नहीं स्टैंड करा करती थी, अभी ये चीज़ वापस से आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कोई भी ऐसा नया सूट को रजिस्टर नहीं कर सकते कि ओनरशिप ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड कोई भी क्लॉज उनके अंदर में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? पहली बात ये डिक्लेयर करता है कि जितने सारे रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मतलब मंदिर मंदिर की जगह, मस्जिद मस्जिद की जगह, चर्च चर्च की जगह, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पर जो भी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप थी वो उसी जगह पर रहेगी, दैट विल विदस्टैंड एट इट्स प्लेस ओनली। सो दैट इज द फर्स्ट क्लॉज टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, ये हमको देखने को मिलता है। दूसरा बेसिकली बोलता है दैट नो पर्सन शैल कन्वर्ट, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है या कोई भी व्यक्ति इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं कर सकता रिलीजियस डोमिनेशन से या रिलीजियस डोमिनियन से जो जुड़ी हुई हैं, अलग अलग डोमिनियन या अलग अलग सेक्शन से जुड़ी हुई हैं, कोई भी व्यक्ति इनको चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, ये जो है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है, मतलब स्टेट को जिम्मेदार ठहराता है सरकार को कि जितने सारे रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनको विद स्टैंड रखना, मतलब उनको उन्हीं जगहों पर सुरक्षित रखना, उनका संग्रहण करना, है ना, उनका बेसिकली बचाव करना। तो ये भी किसके काम है? ये भी स्टेट का काम है, राइट। तो चौथा बेसिकली बोलता है जितने सारे सूट्स हैं, मतलब केसेस रिलेटेड टू इट, अपील्स हैं या दूसरी प्रोसीडिंग्स हैं विद रिगार्ड्स टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो उनको बेसिकली वो द करेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप which are pending before the court of the authorities on 15th of August 1947 will abate as soon as the law comes to force। तो बोलता है कि जब भी, अच्छा मेनली इसका बेसिकली लास्ट पॉइंट्स का जो हमको देखने को मिलता है वो ये बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर जितने सारे एक्ट, अपील या प्रोसीडिंग्स उस टाइम तक चालू हैं, तो जब भी ये बेसिकली लॉ हमारा रेगुलेशन नहीं आ जाता तब तक बेसिकली इनकी जो है सुनवाई, मतलब जब भी लॉ बेसिकली हमारे रेगुलेशन में आएगा एज सुन एज पॉसिबल इनकी सुनवाई बेसिकली हो जाएगी। तो ये हमको देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट आर द एग्जम्पशंस टू इट? ये एक्ट को लेकर क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, तो ये हमारे लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें एग्जम्प्टेड हैं, राइट। तो पहली बात, अयोध्या से रिलेटेड, अयोध्या केस आपने सुना ही होगा, राम मंदिर वाला केस, बाबरी मस्जिद केस, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के तहत एग्जम्प्टेड है, इस बात को आप पल्ले बांध लें। दूसरी बात, द एक्ट ऑल्सो डू नॉट अप्लाई टू द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द साइट कवर्ड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। इस बात को भी आप ध्यान रखें, यदि इस एक्ट के तहत किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी साइट को नोटिफाई करा गया है तो वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1951 के तहत एग्जम्प्टेड है, 1991 के तहत एग्जम्प्टेड है। कोई भी डिस्प्यूट जो बेसिकली डिस्पोज ऑफ हो रखा है या सेटल हो रखा है वो भी इसके तहत एग्जम्प्टेड होगा। जैसे बाबरी मस्जिद वाले में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहां पर राम मंदिर को बनाने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। सो नाउ दैट पर्टिकुलर एक्ट और द पर्टिकुलर जजमेंट इज एग्जम्प्टेड टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। उसके अलावा एनी कन्वेंशन, एनी कंजर्वेशन और एनी प्लेस अफेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बाय द एक्विजिशन, राइट, तो एक्विसेंस तो बेसिकली पहले ही अगर वो चीज़ शुरू हो गई है, पहले ही अगर वो चीज़ शुरू हो गई थी, जब तक एक्ट बेसिकली रेगुलेशन नहीं था, तो वो भी इसके अंदर क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, राइट। सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट द पेनल्टी, बाकी और ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये हमारे लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो एग्जम्पशंस हैं वो आप जो है अपने नोट्स में इनको इनकलकेट कीजिए, उनको अच्छे से जो है रट्टा मारिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 का हमको देखने को मिलता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऐसा बोला, हाईलाइट करा कि जो डिटेन्यू है, जिसको डिटेन करा गया है, उसके भी कुछ राइट है।
दैट टू मेक द इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके अगेंस्ट में नाउ उनको रिप्रेजेंटेशन का राइट है, जो डिटेन्यू है, जिस पर्सन को डिटेन करा गया है वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू इस लॉयर। तो ये भी बेसिकली राइट को जो है रीअफर्म करने की बात करी गई है, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डिटेंशन कितने तरीके के होते हैं? डिटेंशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आपने जो है पढ़ा होगा, नॉर्मली पढ़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 22 के अंदर ही बेसिकली हमको देखता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो क्लॉज हैं उनको आप एक बार जो है गो थ्रू कीजिए। तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव के बीच में भी आप जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड हमारे देश के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं? तो हमको पता है कि एनएसए हमारे देश के अंदर होता है 1980 का, यूएपीए हमारे देश के अंदर है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कोफे पोसा, देयर वाज अ एक्ट ऑफ कोफे पोसा, है ना। देन तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। पोटा एक्ट भी, देयर वाज आल्सो दैट प्रिवेंशन ऑफ unlawful activity, I think there was kind of this in trade practices, that act was related to trade practices। तो वो अभी हमारे देश के अंदर है नहीं, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, इस चीज से रिलेटेड जो केसेस हैं, जजमेंट है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1950 का, उसमें बेसिकली ये बोला कि भाई जो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 है ना, उससे रिलेटेड दिस पर्टिकुलर केस वाज रिलेटेड। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि AK गोपालन जो केस था दैट इज रिलेटेड टू डिटेंशन, है ना। और दूसरा शबन लाल, राइट, सिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये भी केस जो है रिलेटेड है डिटेंशन से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी राइट। पर्सनैलिटी राइट क्या होते हैं? देखिए, इससे आगे जो बेसिकली हमारे पास चीज़ें बचती हैं, देन वी शैल बी कवरिंग दोज ऑल थिंग्स हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, राइट। एंड इन दोनों न्यूज़ के बाद वी शैल बी गोइंग टू डायरेक्टली टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो फेडरलिज्म को हम लोग बेसिकली देखेंगे किस तरीके से होता है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।